हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंथन स्मार्ट क्लास। फ्रेंड्स, पर्यावरण मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्टार्ट की है वो सीरीज, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में हम पर्यावरण, चूँकि ये छोटा सा सिलेबस है तो बीच बीच में हम पर्यावरण भी डालते रहेंगे। पर्यावरण जो सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा है और हमारे जीवन से ये जुड़ा हुआ है, काफ़ी रोचक भी है, तो इसको पढ़ते हैं। क्या है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी में क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। कौन कौन से? अजैविक घटक, जैविक घटक। कौन कौन से? अजैविक घटक, जैविक घटक। अजैविक के अंतर्गत प्रकाश आता है, तापमान आता है, वर्षा, मरुस्थल, ऊंचाई, ये सारा जो है अजैविक होती हैं। कैसा होता है? अजैविक होता है। और जैविक जो होता है वो उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से जैविक जो है अजैविक पर इफेक्ट डालता है, या फिर जैव जो है अजैव पर कैसे इफेक्ट डालता है। तो इसके जैव और अजैव के कारक जो हैं, इनके अंतरक्रिया के बारे में हम समझते हैं। अजैव का अजैव पर इफेक्ट, अजैव पर अजैव का इफेक्ट, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे? कहा जाता है कि जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले टेथिस नामक सागर रहता, मतलब सागर हुआ करता था। नदियों के निक्षेपण के बाद जो है आज जो है हिमालय बन खड़ा हुआ है। तो कुछ तो हुआ होगा कि अजैव का अजैव पर इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अफ्रीका में, सहारा, वहाँ पर पहले बहुत ही अच्छा जंगल यानी कि हरा भरा हुआ करता था, लेकिन आज डेजर्ट है। तो कुछ हुआ होगा जिससे अजैव पर अजैव का इफेक्ट पड़ा होगा, जिससे ये इफेक्ट दिखता है। तो इस तरीके से हुआ। इसी तरीके से अजैव का जैव पर इफेक्ट, अजैव का जैव पर इफेक्ट कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। अजैव किसको कहा जाता है? हम जानते हैं प्रकाश, तापमान, वर्षा, मरुस्थल, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसका जो है जैव पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। जैसे अजैव का जैव पर इफेक्ट तापमान वगैरह है, तापमान है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये भी कहा जाता है कि अजैव पर हम देखें तो कुछ जीव, कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं, कुछ पक्षी या जीव ऐसे भी होते हैं जो तापमान पर डिपेंड होता है। कहने का मतलब ये है कि तापमान पर क्या होता है कि अगर वो निम्न ताप पर है, कहने का मतलब है ध्रुव की ओर है, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो नर को जन्म देते हैं, और जब जो गर्मी के वातावरण में होते हैं तो उच्च तापमान में होते हैं तो मादा को जन्म देते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये इफेक्ट हो गया, ये इफेक्ट हुआ अजैव का जैव पर इफेक्ट। इसके अलावा अजैव पर यह भी इफेक्ट दिखता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो हमारे में आरबीसी बढ़ने लगता है। इसके अलावा जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो हमारा रंग जो है वो गहरा होने लगता है, ठीक है। तो ये अजैव चीजें हैं, अजैव का जैव पर इफेक्ट। अजैव जो है जैव पर किस तरीके से इफेक्ट डालता है, इसको मैंने सीखा। इसके अलावा जैव का अजैव पर इफेक्ट, जैव का जो है अजैव पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, इसको हम देखते हैं। इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, जैव का जैव पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, मॉरिशस में एक पक्षी होता था, डोडो एक पक्षी होता था जो कि गुलर के पेड़ पर रहता था और उसको खाता था, गुलर के फल को। तो क्या हुआ कि मॉरिशस में वो पक्षी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। विलुप्त होने का कारण यही रहा कि मनुष्य ही रहा, ठीक है। तो मनुष्य एक जैव है और उस पे इफेक्ट डाला पक्षी पर, और वो जो डोडो पक्षी था उसको विलुप्त होने के बाद देखा गया थोड़े दिन बाद वो गुलर का पौधा भी नष्ट, मतलब विलुप्त हो गया। तो ये जैव का जैव पर इफेक्ट पड़ा। लेकिन ये हुआ कैसे? तो अध्ययन के दौरान ये पता चला कि जो गुलर का बीज होता था
वो काफ़ी कठोर कवच होता था बीज के ऊपर। तो क्या होता था कि वो जो पक्षी होता था डोडो, उस कठोर आवरण को खा के पचा देता था ताकि नया पौधा उग जाता था। और जब वो पक्षी ही विलुप्त हो गया तो धीरे धीरे वो पेड़ भी विलुप्त हो गया। इस तरीके से जैव का अजैव पर इफेक्ट पड़ा। अब ये देखते हैं जैव का अजैव पर इफेक्ट। जैव पर अजैव का इफेक्ट तो सारा साफ साफ सामने ही दिखता है। जैसे मनुष्य ही है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कोरोना वायरस को ही ले लें। कहने का मतलब ये है कि जब मनुष्य ही वैश्विक तापन, मरुस्थल, ये सारा चीज़ इसमें बढ़ावा दे रहा है, तो इस तरीके से जैव जो है अजैव पर इफेक्ट कर रहा है। ये प्राकृतिक देन नहीं है। आज जो कोरोना वायरस जो है वो प्राकृतिक देन नहीं है, ये मनुष्यों का ही देन है। ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग तो ऐसे भी मानते हैं ये जो वैश्विक तापन है, जितना भी कुछ है, ये कुछ नहीं हो सकता है। पृथ्वी संतुलन में ले लेगी, चाहे कोई कितना भी अपने आप को कहे कि हम प्रकृति के सारे रहस्य खोल देंगे या फिर प्राकृतिक पर विजय पा लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। प्राकृतिक खुद ही अपने बैलेंस में ले लेगी एक ना एक दिन। तो इस तरीके से हम देखते हैं जैव का अजैव पर इफेक्ट। अब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझते हैं। क्या है पारिस्थितिकी तंत्र? जब जैव और अजैव और जैव कारकों के अंतर संबंध से जो तंत्र स्थापित हो जाए, जैव और अजैव कारकों से अभी हमने पढ़ा इनके अंतर संबंध के बारे में, और इन अंतर संबंध से जो तंत्र स्थापित होता है दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा किसने दी थी? तो हम याद रखेंगे टांसले ने दी थी। किसने दिया था? टांसले ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अब हम थोड़ा सा फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं। खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल के बारे में पढ़ते हैं। भोजन के लिए जीवों की आपस में एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्था को बनाती है उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, आहार जाल कहते हैं, खाद्य जाल कहा जाता है। उसे इंग्लिश में फूड चेन भी कहा जाता है। जब जो है जीव आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से डिपेंड रहते हैं, तो इसको जो है हम आहार जाल कहते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा देख सकते हैं, ये सूर्य है। सूर्य से ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये जो है भोजन अपना स्वयं बनाता है। ठीक है, तो ये उत्पादक हुआ। क्या हुआ? उत्पादक। अब इसको जो है चूहा खाएगा, इसको चूहा खाएगा, और इसके बाद चूहे को सांप खाएगा, और सांप को मोर, और मोर को बाघ। और इसी तरीके से ऐसा नहीं कि यही क्रम है, एक दूसरे से बहुत ही डिपेंडेंट है, इसलिए ये एक जाल का निर्माण करते हैं। जैसे चूहा को बिल्ली खाएगी, फिर बिल्ली को बाघ, या फिर सांप को बाज, बाज को बाघ। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि चूहा ही खाए, गाय भैंस कोई भी खाएगा, खरगोश खाएगी, खरगोश को लोमड़ी की खाएगी। तो इस तरीके से एक दूसरे पर ये जो डिपेंडेंसी है, इसी को हम आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है, द्वितीयक किसे कहा जाता है, तृतीयक या अंतिम उपभोक्ता किसको कहा जाता है। तो ये उत्पाद को जो भी खाने वाले होते हैं, उत्पाद को खाने वाले जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो भी कोई उत्पाद को खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन से आते हैं? खरगोश हुआ, गाय हुआ, भैंस हुई, मतलब जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जीव के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो शाकाहारी जीव ही उपभोक्ता होते हैं। इसके अलावा जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा।
जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है वही द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है वो अंतिम उपभोक्ता होता है, और द्वितीयक उपभोक्ता जो है मांसाहारी होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी ही केवल हो, इसमें सर्वाहारी भी आता है। और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है वो अंतिम उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन से आते हैं? शाकाहारी आते हैं, खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है। ये जो है मांस नहीं खाते हैं, खा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। शाकाहारी का मतलब सिर्फ शाक खाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। इसी तरीके से इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें मांसाहारी आए, इसमें सिर्फ शाकाहारी आएंगे, लेकिन द्वितीय उपभोक्ता में जरूरी नहीं कि मांसाहारी ही आए, इसमें सर्वाहारी भी आते हैं। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, ठीक है, जैसे गिद्ध वगैरह हैं। अब हम थोड़ा सा अपघटनकर्ता के बारे में जानते हैं, ये किस टाइप के जीव होते हैं। और सफाईकर्ता, अपघटनकर्ता किसको कहा जाता है? अपघटनकर्ता उसको कहा जाता है जो मृत पदार्थों पर जीवन यापन करते हैं, वो कहलाते हैं अपघटनकर्ता। और इनका जो है हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। ये ना होते तो अपघटनकर्ता जो हैं, अपघटनकर्ता कौन से होते हैं? मृत पदार्थों पर जीवन यापन करने वाले, यानी कि मरे हुए शरीर पर जो अपना जीवन यापन करते हैं उसको अपघटनकर्ता कहते हैं। और इनका जो है बहुत ही रोल होता है हमारे जीवन में। अगर ये ना हो तो कोई चीज़ नष्ट ही नहीं होगा और इस संसार में सिर्फ इकट्ठा ही होता चला जाएगा, जो कि जीवन आगे पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इनका जो है काफ़ी रोल है अपघटनकर्ता का। लेकिन हम ये भी मृत चीज़ों को खाते हैं, लेकिन हम इनको अपघटनकर्ता नहीं कहते हैं, ठीक है। ये सफाईकर्ता होते हैं, ये भी जो है काफ़ी हमारे पर्यावरण में इनका योगदान होता है, और इनके बगैर जो है हमारा वातावरण स्वच्छ नहीं हो सकता। अभी हम आपको बताएंगे कि ये गिद्ध जो है कैसे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो चील, गिद्ध, चिड़िया, कौवा, ये जो है ये अपघटनकर्ता की श्रेणी में ना आकर सफाईकर्ता की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जैव संग्रहण किसको जैव संग्रहण कहा जाता है? जैव संग्रहण हम उसको कह सकते हैं, कुछ रासायनिक ऐसे पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एक जीव में जब संग्रहित होने लग जाए और उसका अपघटन ही ना हो तो वो क्या होगा कि जैव संग्रहण कहलाएगा। जिसका अपघटन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? जैव संग्रहण। और जो जीव इस जैव संग्रहण है अपने शरीर में बढ़ाता जाता है उसको जैव आवर्धन कहलाएगा, उसको जैव आवर्धन कहते हैं। जब जीव संग्रहण को अपने शरीर में बढ़ाता है तो जैव आवर्धन कहलाता है। अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे। तो जैव संग्रहण का मतलब इतना समझिए कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में इकट्ठा होते जाते हैं और उसका अपघटन नहीं होता है, और जो जीव इस संग्रहण को अपने शरीर में इकट्ठा करते जाते हैं यानी कि बढ़ाते जाते हैं उसको जैव आवर्धन कहा जाता है। अब समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि जो घास है उसमें 1 ग्राम DDT पाया जाता है, ठीक है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो नुकसानदायक है। 1 ग्राम DDT पाया जाता है तो एक ग्राम पाया जाता है, तो ये समझ लीजिए एक टिड्डा है। अब यहाँ पे जैव आवर्धन का हम बता रहे हैं कि जब 1 ग्राम ये DDT एक घास में है तो ये 10 घास खाएगा। 10 घास खाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 ग्राम DDT इसके शरीर में हो जाएगा, क्योंकि इसके शरीर में जैव संग्रहण हो रहा है। और ये किसका काम कर रहा है? तो जैव आवर्धन का काम कर रहा है, अपने शरीर में बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब अब इसके शरीर में 10 ग्राम DDT हो गया,
अब ये समझ लीजिए जो मेढक है वो 5 टिड्डे खाएगा। कितने खाएगा? एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये 5 टिड्डे कम से कम खाएगा, तो इसके शरीर में जो जैव आवर्धन है वो कितना हो जाएगा? 50 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से जो सांप है, सांप जो है वो 3 मेढक खाएगा, 3 मेढक खाएगा। और क्योंकि इसका अपघटन तो हो नहीं रहा है, जब अपघटन नहीं होगा तो शरीर में ज्यों का त्यों बनता चला जाएगा। अब इसके शरीर में 150 ग्राम क्या होगा? DDT इकट्ठा हो जाएगा। और इसी तरीके से मोर के शरीर में ये 2 खाएगा तो इसके शरीर में 300 ग्राम DDT। ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में इकट्ठा होता चला जाता है। तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन नहीं होगा उसको जैव संग्रहण कहेंगे, और जो अपने शरीर में इस तरीके से बढ़ाता जाएगा ये जैव आवर्धन का काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बहुत नुकसानदायक होती हैं। तो अब इसको समझ लीजिए, बाज खाएगा तो सीधा उसका डेथ हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक रासायनिक पदार्थ है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जीवों को खिलाया जाता था, दूध में वृद्धि करते थे जानवर, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। पता लगाया गया कि जो ये है जैव आवर्धन का काम कर रहा है और इससे जो है जो गिद्ध है वो विलुप्त होता जा रहा है, जो कि ये हमारे एटमॉस्फेयर को साफ करता है। तो इस पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो हम बताएंगे आपको किसी दिन इस विलुप्त के बारे में भी, जो विलुप्त हो चुके हैं उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। एक रेड डाटा बुक होती है लेकिन उसमें भी कई स्टेप होते हैं, सारा कुछ बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप सपोर्ट ही नहीं करते हैं, आप सपोर्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, ताकि हम जो है आपको हर एक सब्जेक्ट से रूबरू करवा सकें। अब हम थोड़ा सा इस पिरामिड के बारे में देखते हैं। इसको अगर हम पिरामिड के रूप में दर्शाएं तो इसका पिरामिड भी सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है घास आएगा, घास सर्वाधिक होगा, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर मोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं ऊर्जा का पिरामिड। 10% के नियम के कारण ये हमेशा जो है सीधा बनता है। ये 10% का नियम क्या होता है, अब इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भी हम रासायनिक चीज़ उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग करके हम कोई अच्छी सी घास उगाएं, तो वो घास जो है भैंस खाएगी। जब भैंस खाएगी तो जो है उसका 10% जो है, जो भी नुकसानदायक वाला है, जो भी लाभदायक वाला है, वो 10% जो है भैंस में जाएगा, ठीक है। और भैंस का जब हम दूध लेंगे तो वो 10% हम में जाएगा। तो जितना भी ये चीज़ है, हम रासायनिक चीज़ों का उपयोग करके हम जो हमारा उत्पाद है उसको वृद्धि तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत नुकसान पड़ता है हमारे शरीर पर। अभी जो है सिक्किम एक ऐसा राज्य बन गया है जो एक जैविक राज्य हो गया है। जैविक राज्य मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ मतलब रसायनों का उपयोग किए बिना उसका उपयोग किया जाता, उत्पादन किया जाता है। हालांकि उसमें जो है उत्पादन जो होता है बहुत ही कम होता है, और ये रसायनों का उपयोग करके हम अपना उत्पादन बढ़ा तो लेते हैं, लेकिन अपना स्वास्थ्य दिन पे दिन खराब करते जा रहे हैं। तो जो मार्केट में जब भी हम जाते हैं तो देखते हैं कि 2 टाइप्स की चीज़ें होती हैं, एक जैविक होता है और एक जो है रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके बनाया जाता है। दोनों पैकेट जो होंगे वो बराबर होंगे, एक ही किलो के होंगे, लेकिन दोनों के मूल्यों में बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक जो है रसायन का उपयोग करके बनाया गया है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और एक जो है बिना रसायन के बनाया गया है। तो ये जो 10% का नियम है वो जो है इसी कारण ये ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सीधा बनता है। संख्या की पिरामिड की बात करें तो संख्या का पिरामिड उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। कैसे? सबसे ज़्यादा क्या होता है?
घास होता है। क्या होता है? घास। और इस घास को खाने वाले इससे कम होता है, घास से कम होता है। और इस हिरण को खाने वाले बाघ जो होते हैं इससे कम होते हैं। तो संख्या का पिरामिड ये कैसा बना? सीधा बना। ठीक है, इसी तरीके से हम वृक्ष का एक पिरामिड ले लें तो एक वृक्ष है और इस पे 10 पक्षी जो है डिपेंड है। कितने? 10 पक्षी। और इस पर जीवी जो है इससे कहीं ज़्यादा डिपेंड है। तो हम संख्या की बात करें तो पिरामिड उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है। इस चीज़ को हम समझेंगे। अब पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ तो सकारात्मक होता है, कुछ नकारात्मक होता है। सहजीवी ऐसे होते हैं, ऐसे दो जीव जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल के बीच में। इसी तरीके से जो सहभोजी होते हैं, एक को लाभ होता है, एक को न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। जैसे एक विटामिन कोल कुछ करके हैं, तो ये जो है मनुष्य पर सहभोजी का काम करता है। विटामिन जो है मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मनुष्य जो है विटामिन पर 0 इफेक्ट डालता है, ना तो लाभ ना तो हानि। तो ये सहभोजी के अंतर्गत आ जाएगा। जो परजीवी आएंगे, परजीवी के अंतर्गत वे जीव आते हैं, परजीवी के अंतर्गत वे जीव आते हैं, एक को तो लाभ होगा और दूसरे को हानि होगा। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो मच्छर सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। क्यों? क्योंकि मच्छर जब हमारा खून चूसते हैं तो उनका तो लाभ होता है, उनका लाभ होता है, लेकिन हमारा क्या होता है? नुकसान होता है। तो हमारा और उनका रिलेशन कैसा है? परजीवी का। कहने का मतलब यह है, परजीवी उसको कहा जाता है जो एक को लाभ हो और दूसरे को हानि हो। तो हम समझेंगे इस चीज़ को। सहभोजी में दोनों जीव एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दोनों का एक दूसरे से लाभ होता है। सहभोजी में एक को लाभ होता है, दूसरे पर नो इफेक्ट, ना लाभ ना हानि। जबकि परजीवी में एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। एक और भी उदाहरण इसमें ले सकते हैं। जैसे अमरबेल जो होता है, पेड़ों पे लिपट के जो है सारा जो है उसका जो पोषक चीज़ें होती हैं वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और जो पेड़ होते हैं इस पे पेड़ जो होते हैं उनको नुकसान होता है। तो परजीवी का ये भी एक उदाहरण है। प्रतिस्पर्धा में दोनों को ही हानि होता है, दोनों को हानि होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें तो दो नज़दीक पौधे, अगर खेत में घना अगर बो दिया जाए, कोई भी बीज डाल दिया जाए तो वो अच्छे से नहीं होंगे, उनमें प्रतिस्पर्धा होगी। यानी कि जो करीब में पौधे होंगे वो एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। जब एक जीव दूसरे जीव के लिए हानिकारक बन जाता है तो वो प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आता है। असहयोगभोजी संबंध के अंतर्गत वे आते हैं जो एक को तो हानि होता है और एक को ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, तो उसके अंतर्गत असहयोगभोजी संबंध आता है। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें कि आप याद रखें कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में 2 टाइप का होता है, जैविक और अजैविक। इसको समझने की मतलब समझ सकते हैं आप लोग, कितना आसान है। ठीक है, इसको रटने की नीड नहीं है। तो अजैविक में कौन कौन से आते हैं और जैविक में कौन कौन से आते हैं। इसी तरीके से इनके अंतर क्रिया के बारे में हमने पढ़ा कि ये जैव का अजैव पर कैसे इफेक्ट पड़ता है और अजैव का जैव पर, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का परिभाषा, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। और इसके अलावा खाद्य जाल किसको कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, अंतिम या तृतीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं, अपघटनकर्ता किसको कहा जाता है, सफाईकर्ता किसको कहा जाता है, जैव संग्रहण और जैव आवर्धन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इसके बारे में जाना। और इसको भी अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिएगा। और इसका कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसको भी हमने सीखा। तो
ये सारी चीज़ें हमने सीखा और पर्यावरण के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पर्यावरण का ले आएंगे अच्छे से अच्छे वीडियो, लेकिन प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।